ओके चलिए बेटा, तो लास्ट में हमने कौन सा इंसेक्ट पढ़ लिया था? खपरा बीटल। ओके, खपरा बीटल के लिए याद क्या रखना बेटा, ये क्या है? भंडारण का कीट है। किसका कीट है? भंडारण का। ये जो कीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, तो ये याद रखना, उसका वैज्ञानिक नाम हमसे बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्या नाम है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। कौन से गण का कीट है बेटा? बीटल है तो कौन सा गण हो गया? कोलेप्टेरा। इसका जो कुल है वो कौन सा है बेटा? डर्मेस्टिडी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। फिर कायांतरण कैसा हो गया? कोलेप्टेरा है तो पूर्ण हुआ। कितनी अवस्थाएं मिली? कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ये जो अंडे हैं कहां पर देता है बेटा? खपरा बीटल अपने अंडे कहां देता है? दानों पर देगा ना, बीजों की सतह पर देगा, क्योंकि ये खड़ी फसल में वहां पर नुकसान नहीं कर सकता। तो याद रखना बेटा, खड़ी फसल में कौन नुकसान नहीं करेगा? खपरा बीटल नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद हमने बात करी इसकी जो प्यूपा अवस्था है वो कहाँ मिलेगी? जमीन में मिलेगी क्या? तो कहाँ मिलेगी? दानों के बीच में। कहाँ मिलेगी बेटा? दानों के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फिर हमने बात करी थी इसके नियंत्रण की, इसके मैनेजमेंट की। तो नियंत्रण में याद रखना बेटा, इसके लिए हम जो रसायन उपयोग करते हैं, 3 रसायन उपयोग किए थे। एक कौन सा था? EDCT, एक कौन सा था? EDB, और एक कौन सा था? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? सेल्फोस। क्या नाम है बेटा? सेल्फोस। सेल्फोस की कितनी गोलियां 100 किलोग्राम बीज के लिए काफी है? 3 से 4। सेल्फोस जो है उससे कौन सी गैस निकलती है बेटा? फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके खपरा बीटल से बनते हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ठीक है, चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा कीट कौन सा बेटा? टर्माइट। आपको नाम दिख रहा है, टर्माइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? दीमक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीमक। दीमक आपने देखी हुई है, घर में तो देखी होगी, लकड़ी के ऊपर देखी होगी। ठीक है, तो दीमक जो है इसके लिए सबसे पहले तो बेटा हमको इसके नाम याद रखने। ठीक है, तो इसके टोटल कितने नाम है? 4 नाम है। कितने नाम है? 4 नाम है। पहला जो नाम है वो क्या है बेटा? सेल्यूलोज का शत्रु। किसका? सेल्यूलोज का शत्रु। ओके, और मुझे अब बता दो सेल्यूलोज कहाँ मिलता है बेटा? कहाँ मिलता है? हमारे अंदर मिलता है क्या सेल्यूलोज? तो पादपों के अंदर। ठीक है, तो जितने भी पादप हैं, चाहे वो जीवित है चाहे मृत है, सभी के अंदर क्या मिलता है बेटा? सेल्यूलोज मिलता है। क्योंकि सेल्यूलोज से क्या बनी होती है? हमारे पादपों की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज सब जगह उपस्थित है। तो पादप चाहे जीवित हो या मृत, सेल्यूलोज मिलेगा। इसका नाम हमने क्या लिखा बेटा? सेल्यूलोज का शत्रु। तो जिस जगह पर सेल्यूलोज है वहां पर दीमक का प्रकोप हो सकता है, वो चाहे पादप खेत में हो, चाहे पादप भंडारण में रख रखा हो कोई भी चीज, या फिर हम उसका कहीं पर भी उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमने लकड़ी के दरवाजे बना लिए या लकड़ी की बेंच बना ली, तो किसी भी जगह जहां पर सेल्यूलोज उपस्थित है वहां पर इसका नुकसान होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज का शत्रु कहेंगे। क्लियर है चीज? दूसरा हम इसे नाम क्या देते हैं बेटा? अंडे देने वाली मशीन। कौन सी मशीन? अंडे देने वाली मशीन कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका वो समझ लो। ये 1 सेकंड के अंदर कितने अंडे दे सकती है बेटा? 1 अंडा दे सकती है। कितना? 1 सेकंड में। अभी तक हमने क्लास चालू करी, उसके बाद कितने सेकंड हो गए? लगभग 5 अगर मिनट भी हो गए, 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए? कितने हो गए? 300 हो गए। तो 300 सेकंड हुए बेटा, तो ये कितने अंडे दे चुकी है? 300 अंडे दे चुकी है। ठीक है, तो इसकी जो मादा होती है दीमक की, वो अंडे देने वाली मशीन कहलाती है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 1 अंडा दे सकती है। और अगर 1 दिन की बात करें तो 1 दिन में लगभग कितने अंडे दे सकती है बेटा? 70 से 80 हजार अंडे दे सकती है। तो इसको 70,000 से 80,000 करना
क्योंकि क्लास में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 70 से 80,000 मतलब क्या हुआ इसका, 70 अंडे और उससे 80,000 अंडे। तो इसीलिए इसको याद क्या रखना है, 70,000 से 80,000 अंडे जो है एक सिंगल दिन के अंदर दे सकती है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अंडे देने वाली मशीन कहा। ठीक है। तीसरा नाम जो है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सफेद चींटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सफेद चींटी। किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके जो वयस्क होते हैं उन वयस्कों का ज्यादातर रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है बेटा, सफेद। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सफेद चींटी कहते हैं। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसके अंदर। नाम याद रखने, एक तो सेलुलोज का शत्रु, एक क्या हो गया, अंडे देने वाली मशीन, एक हमने इसे क्या कहा, सफेद चींटी भी कहा है। इसके अलावा हम इसे और क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो याद रखना है अब। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, ओडेंटोटर्मिस। क्या नाम है, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। क्या नाम है, वापस से याद रख लेना बेटा, क्योंकि ये भी हमसे जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टर्माइट्स या फिर दीमक जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्या तो क्या नाम है बेटा, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, नाम याद रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीमक का दूसरा नाम है सेल्यूलोज का शत्रु, अंडे देने वाली मशीन, सफेद चींटी या उपरोक्त सभी। क्या आएगा आंसर, उपरोक्त सभी। या दूसरी तरीके से पूछ सकता है, निम्न में से किस कीट को अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, दीमक जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इसके नाम के ऊपर बनते हैं। कर सकते हैं सॉल्व आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले बेटा। लिखना है क्या, चलो लिख लो एक बार। हाँ बेटा, क्या होता है सफेद चींटी, अभी बताता हूँ बेटा। इसके अंदर फोटोज भी है, एक बार लिख लो इसको, मैं बताता हूँ। इसका रंग सफेद रंग का होता है ज्यादातर, इसीलिए सफेद चींटी कहा जाता है, और कोई कारण नहीं। चींटियां ज्यादातर कौन से रंग की होती है, काली या लाल। इसका रंग सफेद होता है, इसीलिए सफेद चींटी कहा जाता है। चलो लिख लिया क्या, नहीं लिखा, चार नाम तो लिखने हैं, जल्दी लिख। चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले बेटा, इसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो कौन सी है हमारी। सबसे पहला तो हमें याद रखना है इसका गण। इसका जो गण होता है बेटा वो कौन सा है, बताओ अब मेरे को। वेरी गुड, कौन सा है बेटा, आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा गण का कीट है। आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या मतलब होता है बेटा, बराबर। और तेरा का मतलब क्या होता है, पंख। तो इसके अंदर जो पंख पाए जाते हैं बेटा वो बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं। जो अग्र पंख है वो पश्च पंखों के बिल्कुल बराबर होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्टेरा कहते हैं। कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखना है, गण याद रखना है। ठीक है, गण कौन सा है बेटा, आइसोप्टेरा। सेकंड हम बात करेंगे इसका कुल, तो इसका इंग्लिश में नाम क्या था, दीमक का इंग्लिश में नाम क्या देखा हमने, बस वही याद रखना बेटा। तो इसका जो कुल है वो कौन सा है, टर्मिटिडी। कौन सा कुल है बेटा, टर्मिटिडी। टर्माइट से याद रख सकते हैं, सिंपल सा है। फिर इसके बाद हम बात करें बेटा, इसके अंदर कायांतरण किस प्रकार का होगा, तो बताओ मेरे को, कायांतरण किस प्रकार का होगा बेटा, कैसा होगा, पूर्ण होगा ना, है ना। KHLD में आ रहा है क्या आइसोप्टेरा, बताओ। तो पूर्ण कायांतरण किसमें याद रखना था, KH, L और D खिलाड़ी में याद रखना है। बाकी सब कैसे हो गए, अपूर्ण। तो क्या खिलाड़ी में आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, तो कैसा हुआ, अपूर्ण हो गया। दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो फिर पूर्ण और अपूर्ण में कंफ्यूज क्यों होते हो बेटा इतना। बस चार गण याद रखने हैं, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा। अगर इसका कीट होगा तो कैसा होगा, पूर्ण होगा। इसके अलावा जिसका मिल जाए क्या करना है,
अपूर्ण करना है, कोई सा भी हो इसके अलावा। ठीक है, चलिए, तो अपूर्ण कायांतरण हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा किसकी, मुखांक की। इसके जो मुखांक है वो कैसे पाए जाते हैं, वो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। कैसे मुखांक है बेटा, ये जो ये दो धरी तलवार दिख रही है बेटा, तलवार से क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। तो इसके अंदर मुखांक कैसे हो गए बेटा, काटने व चबाने वाले। कैसे मुखांक हो गए, काटने व चबाने वाले मुखांक जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज इसके लिए बात कर ले। अगर इसकी प्रकृति की बात करें कि ये किस प्रकार का कीट होता है, तो सेल्यूलोज हर एक पौधे में मिल रहा है ना। ठीक है, तो सभी पौधे अलग अलग कुल के हैं या नहीं है? तो ऐसा कीट जो दो या दो से अधिक कुल की फसलों में नुकसान पहुंचाता है उसे क्या कहेंगे, बहुभक्षी। तो सिंपल सा हो गया बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, बहुभक्षी कीट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज याद क्या रखनी बेटा, इसकी प्रकृति से ही कि ये जो कीट है वो सेल्यूलोज का शत्रु है। चाहे सेल्यूलोज खेत में मिल गया प्लांट तो वहां पर भी नुकसान, चाहे भंडारण में मिल गया वहां भी नुकसान, या फिर हमने लकड़ी बना ली, लकड़ी से हमने कोई फर्नीचर बना लिया उसमें भी नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये खेत में भी मिलेगा, भंडारण में मिलेगा, घर में मिलेगा, या फिर अगर आप एरोप्लेन में भी कोई चीज लेकर जा रहे हैं, जहाज में भी कुछ ले जा रहे हैं, अगर वो लकड़ी का है तो उसमें दीमक हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, सर्वव्यापी कीट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी कीट। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह उपस्थित हो। तो ये हर जगह उपस्थित हो सकता है। और बेटा ये एक तरह से हमारा क्या है, घुमक्कड़ कीट होता है। कैसा होता है, क्योंकि भारत के अंदर तो छोड़ो पूरे विश्व के अंदर ये मिलता है, और जहां जहां इंसान पहुंचा है वहां वहां दीमक मिलती है। तो दीमक को कौन लेके जा रहे हैं, हम खुद लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर दीमक आज यहाँ पर है, मान लो किसी लकड़ी में है, और तुमसे कहा कि इस लकड़ी का फर्नीचर बनाओ, तो फर्नीचर के अंदर आ गई, और किसी ने कहा इसको गुजरात भेज दो, तो दीमक कहाँ चली गई, गुजरात। किसी ने कहा कि गुजरात से वहां से अमेरिका भेज दो, तो दीमक कहाँ चली गई, तुम जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। ठीक है, इसके लिए वीजा लगता है, इसका कोई वीजा नहीं लगता, ये हर जगह उपस्थित होती है। इसीलिए इसको क्या कहा बेटा हमने, सर्वव्यापी कीट कहा। और ये एक से ज्यादा कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए क्या कहा, बहुभक्षी कीट कहा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलिए तीसरी इसके लिए याद रखनी है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सामाजिक कीट। एक बार नाम लिख लो ये सारे, फिर मैं बता दूं सामाजिक कीट क्या चीज होती है। क्या बेटा, बेटा टिड्डी खुद उड़ के जा रही है, इसको हम ले जा रहे हैं, ये जा नहीं सकती है ना। इसीलिए वो तो उड़कर आ रहा है किसी और दूसरे देश से, इसीलिए हमने उसको क्या कहा है, इंटरनेशनल पेस्ट कहा, अंतरराष्ट्रीय कीट का। लेकिन ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है हमारे द्वारा, ये खुद नहीं जा सकता। अगर खुद जा सकता होता तो हम इसको अंतरराष्ट्रीय कीट कहते देते। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि कुछ राष्ट्रों के अंदर है, अब ये तो पूरे विश्व में है, इसीलिए हमने इसको अंतरराष्ट्रीय से भी बड़ी संज्ञा दे दी, सर्वव्यापी कह दिया, मतलब हर जगह उपस्थित है। ठीक है, इस तरह से। चलो लिख लिया गया, लिख लिया गया, ओके, तो बोला करो ना। चलो फिर हम बात करें बेटा कि हमने किसको लास्ट में क्या कहा, अभी सामाजिक कीट कहा। क्या कहा, सामाजिक कीट। तो हम जो प्राणी है मनुष्य, वो सामाजिक है या नहीं है क्यों, क्योंकि बेटा हम समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज का अर्थ क्या होता है बताना, समूह, जिसके अंदर कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब रहते हैं उसको समाज कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारे जैसे ही दिखने वाले, ठीक है, हमारे जैसे ही लोग जो एक समूह में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। जैसे आप सभी यहाँ बैठे हो, आप सब क्या हो, एक समाज हो। ठीक है, मतलब आप सभी अलग अलग जगह से आए हो लेकिन दिखते एक जैसे ही हो तो मनुष्य ना। ठीक है, तो हम सभी मनुष्य हैं। तो समाज किसका बनता है बेटा, एक प्रजाति का बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज में सबके अलग अलग काम होते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं हूं, तो मेरा काम क्या बेटा, आपको पढ़ाना। आपका काम क्या है, पढ़ना। इसके अलावा और भी कई काम होते हैं। कुछ लोग हैं वो ये सोचते रहते सर को कैसे परेशान करें। ठीक है, कुछ लोग हैं वो मन ही नहीं लग रहा, उनको याद किसी और की आ रही है, यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप सबका क्या है बेटा, अलग अलग काम है। कुछ लोग है पढ़ने में भी मन लगा रहे,
तो हमारा क्या हो गया, काम अलग हो गया। ये तो हुई मजाक वाली बात। अब असली बात करें तो आपको ये सामाजिक कीट जो है वो किससे याद रखना है, राजा महाराजाओं से। किससे याद रखना है, क्योंकि ये उसी की तरह जीवन जीते हैं। ठीक है, राजा महाराजाओं की मूवियां देखिए, एक महल होता है, ठीक है, महल के अंदर राजा कितना है, रानी कितनी होगी, एक, बस। ठीक है, अब इसके अलावा राजा जो कंट्रोल करता है किसको करता है, प्रजा को। ठीक है, प्रजा के अलग अलग काम है, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ होंगे जो राज दरबार में होंगे, कुछ होंगे जो घर पे ही रह रहे होंगे, कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो समाज है या हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर सबका अलग अलग काम विभाजित होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। एक जैसे ही दिखने वाले प्राणी जब एक साथ रहते हैं और उनका अलग अलग काम होता है तो उसको क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा कीट है बेटा, सामाजिक कीट है। कारण क्या है कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, इसकी प्रजातियां मिलती है जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, पहली जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रमिक, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्कर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वर्कर। इनका काम क्या होगा, काम करना। ठीक है, काम क्या करेंगे, कोई चीज है उसका निर्माण करना या भोजन लेके आना, वो सारा काम। दूसरा हम बात करें, दूसरे कौन से होते हैं बेटा, सैनिक होते हैं। कौन से होते हैं, तो एक राजा के पास भी सैनिक होते हैं। सैनिकों का काम क्या होता है, लड़ना या सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, लड़ना नहीं होता, किसी को लड़ने का शौक नहीं होता। ठीक है, और तीसरे जो है बेटा वो हम कह सकते हैं कौन होते हैं, शाही सदस्य होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, शाही सदस्य होते हैं। अब ये शाही सदस्य, इनका काम क्या होता है, आराम करना और डायरेक्शन देना, मतलब बताना कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई काम उनका नहीं है। तो दीमक के अंदर भी इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है बेटा, तीन अलग अलग इसके जो वर्ग है उन वर्गों के अंदर बांट रखा है। बात करेंगे हम सबसे पहले कि इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो जो श्रमिक या फिर वर्कर है इनका कार्य क्या है बेटा, मुख्य कार्य भोजन लाना। क्या कार्य होता है, तो भोजन लाने का कार्य कौन करेगा, श्रमिक। दूसरा कार्य हम कह सकते हैं बेटा टर्मेटोरिया का निर्माण। किसका निर्माण, टर्मेटोरिया का निर्माण। ठीक है, अब ये टर्मेटोरिया क्या चीज है वो सुन लो। टर्मेटोरिया है किला। क्या है बेटा, ये किला। तो किला क्या चीज है, जहां पर हमारी सारी प्रजातियां रह रही है, तो जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब वहां पर टर्मेटोरिया या इनका घर जो है उसका निर्माण करना किसका कार्य होता है बेटा, श्रमिकों का कार्य होता है। तो यहाँ से एक लाइन हमें याद रखनी है बेटा, जो दीमक का घर होता है, क्या होता है, दीमक का घर। तो दीमक का घर क्या कहलाता है बेटा, टर्मेटोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मेटोरिया। और ये टर्मेटोरिया आपने देखी हुई है या नहीं देखी हुई, नहीं देखी हुई हो तो यहाँ पर देख ले बेटा। ये इस तरह से खेत के अंदर जो आप देखते हैं, खेत के आसपास या खाली जगह, खाली प्लॉट जो है वहां पर इस तरह से बने हुए होते हैं। देखा है ऐसा, आप सोचते हैं इसमें सांप रहता है, इसमें दीमक रहती है। कौन रहता है, दीमक रहती है। पुरानी मूवियों में देखा होगा सांप निकलते हैं इसमें से। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि दीमक यहाँ से चली गई, अब सांप उसका यूज कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर कौन रहता है बेटा, दीमक रहती है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, टर्मेटोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टर्मेटोरिया। और ये टर्मेटोरिया दीमक का क्या होता है, किला होता है। ठीक है, बाहर से कैसा है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, एकदम क्या है, सुरक्षित है। अगर आप चाहो इसको तोड़ेंगे तो आप इसको तोड़ो तो दीमक जमीन के नीचे मिलती है या नहीं मिलती, ऊपर नहीं रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी दूसरे हमारे शत्रु है, मान लिया कोई दूसरे कीट है, तो उनसे भी ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, किला कहते हैं। क्या कहते हैं, किला। और इस किले का नाम क्या होता है बेटा, टर्मेटोरिया। क्या नाम है, टर्मेटोरिया। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन करता है, श्रमिक करते हैं। तीसरा इसके अंदर हमें याद रखना है, इनका कार्य क्या होता है बेटा, श्रमिकों का कार्य है भोजन। और इसके अलावा हम कह सकते हैं आवागमन का। क्या काम है इसका, आवागमन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने आने का कार्य कौन करेगा, श्रमिक करेंगे। ना तो सैनिक कहीं जाएंगे, ना शाही सदस्य कहीं जाएंगे, कौन जाएंगे, सिर्फ श्रमिक। ठीक है, तो व्यापार करना भी किसका कार्य होगा, प्रजा का होगा ना, तो श्रमिक ही आ गए। ठीक है, चलिए फिर बात कर ले बेटा, सेकंड कौन है, सैनिक है। सैनिकों की बात करें तो एक बात बताओ, श्रमिक जितने हैं उनसे ज्यादा होंगे या कम होंगे,
मूवियाँ देखी है, प्रजा देखी है। प्रजा इतनी सारी, सैनिक ज्यादा होते हैं कम होते हैं? कम होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखे सबसे पहली चीज कि सैनिकों का कार्य क्या है, तो इनका कार्य क्या होता है बेटा, सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है इसका? सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा करेंगे बेटा? ये प्रजा को। और उनको तो छोड़ ही गए, भूल गए तुम उसको, उसकी मेन तो उसकी सुरक्षा करनी जरूरी है, ठीक है। तो साई सदस्य और श्रमिकों की ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे बेटा इनकी जनसंख्या की, कि इनकी जनसंख्या कितनी होती है। तो लगभग इनकी जनसंख्या कितनी होती है बेटा, 20 से 25% होती है। कितनी होती है? 20 से 25%। और अगर हम यही श्रमिकों की बात कर ले कि इनकी जनसंख्या कितनी होगी, तो इनकी जनसंख्या जो है बेटा वो लगभग कितनी होती है, 80 से 90%। कितनी होती है? 80 से 90%। बाकी बच गए आगे सैनिक। अब लास्ट बात करें साई सदस्य, तो साई सदस्य का सबसे पहले तो कार्य बात कर ले, क्या कार्य हो गया इनका? एक तो है अंडे देना। क्या कार्य है इनका? अंडे देना, ठीक है। अब साई सदस्य जो है वो दो होंगे केवल, एक तो होगी रानी और एक क्या होगा, राजा। तो इनका कार्य क्या होता है बेटा, प्रजनन करना। क्या कार्य है इनका? प्रजनन करना। तो अंडे कब दिए जाएंगे बेटा, प्रजनन के बाद। तो हम कह सकते हैं इनका कार्य क्या है, प्रजनन करके अंडे देना, और कोई इनका कार्य नहीं होता, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा इनकी जनसंख्या, तो हम यहाँ पर जनसंख्या की नहीं, केवल किसकी बात करेंगे, संख्या की। क्योंकि राजा कितना होगा, रानी कितनी होगी, दो नहीं होगी, एक ही होगी। कितनी होगी, एक। तो हमें याद रखना है राजा जो है वो भी एक होगा और रानी भी कितनी होगी, एक ही होगी। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? इसलिए हमने इसे क्या कहा बेटा, सामाजिक कीट कहा। क्या कहा? दूसरी चीज याद रखनी है बेटा, सामाजिक कीट जहां पर भी आ जाए आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो सामाजिक कीट अपन पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा है, दीमक। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, मधुमक्खी। कौन सा होता है, मधुमक्खी। तो सामाजिक कीट दो है, एक तो दीमक और एक मधुमक्खी। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से वर्गीकरण होता है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ वो तो हमने समझने के लिए कहा था। पानी कहाँ से लाती है बेटा, जमीन है ना, जमीन के अंदर मॉइस्चर तो होता है, तो ये उसी मॉइस्चर का यूज कर लेती है। इतने छोटे छोटे से बेचारे, आपको एक गिलास पानी चाहिए, इनके लिए एक बूंद भी भारी पड़ जाती है, तो वो इतना मॉइस्चर तो इनको वैसे मिल जाता है। ब्लू व्हेल जो होती है ना, नाम सुना है व्हेल का, वो एक बार में कितना पानी पीती होगी, 100-200 नहीं, हजारों लीटर पी जाती है एक बार में। और तुम्हें अगर पानी पिलाऊं तो तुम कितना पियोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर, नहीं तो 5 लीटर पी लोगे, बस, इससे ज्यादा नहीं पी सकते। तो ये साइज के हिसाब से बेटा, दीमक है वो इतना सा कीट है बेचारा, छोटा सा, तो इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता है नहीं। तो जो नमी होती है मृदा में वो उसका उपयोग कर लेती है, उतना ही काफी है उसके लिए, है ना। पेपर हो गया क्या? पेपर अच्छा था, क्वेश्चन समझ में आ गए। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत आई क्या, आई ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, उसमें ऑप्शंस मिस्टेक हैं, ठीक है। गाजर घास वाला है, उसमें जो हमारा सही आंसर है वो क्या जाना चाहिए, जाइगोग्रामा, ये उसके अंदर दिया हुआ ही नहीं है, टिलोनिमस दिया हुआ है इसके अलावा, है ना। और उससे पहले जो क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, वो भी उसके अंदर भी ऑप्शंस मिस्टेक है, तो वो दोनों आपके देखते हैं बोनस करा देंगे, है ना। मैं बात कर दी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करोगे ये बताओ। 2 तरह की जनसंख्या हमारी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो ऐसी होगी जो सोचेगी कि क्वेश्चन गलत है और मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं, ठीक है। दूसरी क्या होगी कि हाँ ठीक है गलत तो है पर कर लेते हैं, तो वो करके आ जाएंगे। तो बेटा एग्जाम में भी अगर अभी कैसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको पता लग जाता है कि ये गलत है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। अगर लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो भी उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि अगर वो बोनस हो भी गया तो आपको उसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो उसका कोई बोनस मार्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है कि आप समझते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या ऑप्शन है, और लगता है कि इसके ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाना। ठीक है, लेकिन तब करना जब पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये गलत है। ऐसा नहीं हो कि तुमको नहीं आया तो मतलब गलत हो गया। ठीक है, वैसा भी नहीं, लग जाए कि गलत है तब करना है वो, ताकि उसके नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे कम से कम। ओके, तो इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे थे। बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत आई क्या? कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें डाउट हो? सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कातरा के लिए पूछा था पहले 2 क्वेश्चन तो। ठीक है, तो कातरा के जो अंडे वो किसके समान है? पोस्ट के बीजों के समान। यही क्वेश्चन दिया था, किस कीट के अंडे पोस्ट के बीजों के समान है? कातरा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है वो सिंपल आएंगे। चलिए, लिख लिया क्या? ओके, फिर हम बात करें बेटा इसके अंदर नेक्स्ट, आपको डायग्राम बता देता हूं। आपने अभी पूछा था कि सर इसको सफेद चींटी क्यों कहते हैं, तो ये कारण है बेटा। ठीक है, इसका जो रंग है वो ज्यादातर कैसा होता है? सफेद होता है, इस वजह से इसको क्या कहा? सफेद चींटी कहा। ठीक है, उसके बाद टर्मेटोरिया हम देख चुके, इस तरह से होगा, उसको हम किला या टर्मेटोरिया कहेंगे। और मुखांग की बात करें बेटा तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, हमारी बिल्कुल तलवारों की तरह निकले हुए हमारे मैग्जिले हैं, इसको मैग्जिला कहा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो मैग्जिला है, ये क्या करते हैं? काटने का कार्य। और इसके जस्ट नीचे इसका जो मुख होता है उसमें क्या होते हैं? मैग्जिबल, और दूसरे होते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या करते हैं बेटा? चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसको हम चिबुकाष्ठी कहते हैं। और फिर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वो सारी क्या है बेटा? दीमक है। क्या है? दीमक। और ये किसके अंदर लगी हुई है? लकड़ी के अंदर। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा? सेल्यूलोज का शत्रु कहा। तो जहां पर भी हमको सेल्यूलोज मिलेगा वहां पर क्या होगा? इसका आक्रमण होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसके? इसके जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। किसकी करेंगे बेटा? जीवन चक्र जो है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है, इसका जो जीवन चक्र है उसके लिए ये बोर्ड जो है वो कम पड़ेगा, पहली बात ये। ठीक है, इसको हम 3 अवस्थाओं के अंदर नहीं बांट सकते। हमने बात करी ना अपूर्ण कायांतरण है, तो अपूर्ण कायांतरण है तो बेटा क्या होगा? 3 अवस्थाएं मिलेगी। लेकिन इसकी जो पूरी जीवन कहानी है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, तो आराम से सुनते हुए चलना कि किस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा? मई जून की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओके, और कई बार ये जुलाई तक भी चला जाता है। ओके, मई जून या जून जुलाई की हम पर्टिकुलर बात कर ले बेटा, तो जून जुलाई में क्या होता है? बारिश होती है। क्या होता है? बारिश होती है। तो जून जुलाई में हम क्या कह सकते हैं बेटा? वर्षा होगी। ठीक है, और जब प्रथम बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, तो ये कीट मुख्य रूप से कहाँ रहता है? जमीन के अंदर। कहाँ रहेगा बेटा? जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर रहेगा, और अगर बारिश ज्यादा हो गई तो जमीन के अंदर भी पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो अंदर बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं बेटा? जब जून जुलाई का समय हो और बारिश होती है, उस टाइम पर हम कह सकते हैं इसके जो वयस्क होते हैं, ठीक है, वो वयस्क क्या करते हैं बेटा? मृदा से बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसके वयस्क मृदा से बाहर आएंगे। ओके, और अगर बात करें कि इनकी खास बात क्या है, तो खास बात यह है बेटा कि ये जो वयस्क मृदा से बाहर निकलते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? तो हम कह सकते हैं ये कैसी है? इसकी पंखी पीढ़ी है, या फिर हम कह सकते हैं पंखी कीट जो है वो कीट बाहर आते हैं। ठीक है, इनके अंदर लंबे लंबे पंख जो है वो पाए जाते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह से। मान लिया ये कीट है और इसके अंदर इस तरह से लंबे पंख जो है वो मिलते हैं। आपने बारिश के समय पर देखा भी होगा, शाम के समय पे चींटियां निकलती है जिनके पंख होते हैं। ठीक है, तो वो पंख जो निकल रहे बेटा वो चींटियां नहीं है, वो क्या है? दीमक है। क्या है वो? दीमक। हम कहते हैं ना चींटियों के पंख आ गए हैं, तो क्या चींटियों के पंख आते हैं क्या? कभी नहीं आते। वो कौन है बेटा? दीमक है। आप जब घर में रहते हैं, और अभी तो शायद भोले भाले हैं, बचपन में भी बड़े प्यारे थे। ठीक है, तो उस समय पर मम्मी पापा बड़े प्यार से रखते थे। ठीक है, लेकिन अब तुम सामने जवाब देने लग गए। ठीक है,
फिर मार खाते हो ऊपर से, फिर भी बेशरम बने रहते हो। तो पड़ोसी क्या कहते हैं या मम्मी पापा क्या कहते हैं कि इनके पंख निकल आए हैं, यही बोलते ना, बोलते ना कि ज्यादा पंख निकल रहे हैं तेरे कतर दूंगा। ठीक है, तो ये जो पंख निकल रहे हैं बेटा, तो ये कहावत किससे ली हुई है? दीमक से ली हुई है। ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है उस टाइम पर दीमक के वयस्क हैं वो बाहर आते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा? पंखी होते हैं, उनके अंदर पंख पाए जाते हैं, बड़े बड़े पंख। ठीक है, अब ये पंखी कीट जो बाहर आए बेटा, इस पंखी कीट के अंदर नर भी होंगे और मादा भी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर यहाँ पर आपने बताया कि 3 तरह की अलग अलग प्रजातियां मिलती है, एक तो श्रमिक है, एक सैनिक है और एक शाही सदस्य है। तो जमीन से बाहर कौन आएगा बताओ जरा? शाही सदस्य क्यों आएंगे? वो तो आराम से अपने चेंबर में है। ठीक है, सैनिक है बेटा, अगर सैनिक बाहर आ गए तो सुरक्षा कौन करेगा? ठीक है, इसीलिए कौन आते हैं? श्रमिक आते हैं। तो लगभग 1 लाख अंडे जो दिए जाते हैं उसमें से कोई एक ऐसा नर या मादा बनती है जो कैसी होती है बेटा? प्रजनन के लायक होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रजनन की क्षमता रखते हैं ऐसे श्रमिक जो है वो मृदा से बाहर आते हैं बारिश के टाइम पर। तो याद रखना ये जो नर और मादा है ये कौन होते हैं बेटा? श्रमिक होते हैं। कौन होते हैं? श्रमिक। ये बाहर आएंगे और इसके बाद फिर इनके अंदर क्या होगा बेटा? निषेचन क्रिया होगी। क्या होगा? निषेचन क्रिया होगी। ठीक है, मतलब प्रजनन की क्रिया होगी। ठीक है, अब निषेचन क्रिया या प्रजनन के लिए हमें एक खास बात याद रखनी है कि ये जो सामाजिक कीट है, चाहे वो मधुमक्खी हो चाहे दीमक हो, इनके अंदर क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के लिए एक उड़ान भरी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेप्चुअल फ्लाइट। क्या बोलते हैं? नेप्चुअल फ्लाइट। ओके, फ्लाई करने का मतलब तो पता है, उड़ान। नेप्चुअल का मतलब जो है वो क्या है? प्रजनन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो प्रजनन के लिए जो उड़ान भरी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? नेप्चुअल फ्लाइट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि नेप्चुअल फ्लाइट या प्रजनन के लिए उड़ान जो है वो कौन से कीट में मिलती है? दीमक के अंदर, और दूसरा मधुमक्खी के अंदर। तो दोनों सामाजिक कीटों के अंदर मिलती है। होता क्या है बेटा इसके अंदर कि जो मादा होती है वो मादा जमीन से बाहर आने के बाद ये क्या करती है? एक ऊंची उड़ान भरती है जो कई मीटर तक की हो सकती है। ठीक है, लगभग 10 मीटर 20 मीटर तक की एक ऊंची उड़ान होती है। और मादा जब उड़ान भरती है तो यहाँ पर उसके पीछे कौन आते हैं? नर आते हैं। कौन आते हैं? नर। और ये हमारी प्रकृति का एक रूल है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पुराने राजा महाराजों में चले जाओ तो स्वयंवर देखा है। ठीक है, स्वयंवर में क्या होता है? रानी या फिर जो राजकुमारी है वो एक ही होती है। ठीक है, अब उसका स्वयंवर है तो राजा बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे सीता जी का स्वयंवर था तो उसमें ना जाने कितने लोग आए, लेकिन धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। तोड़ना तो चाहते नहीं थे बेचारे, उस पे वो धागा लगा रहे थे पर टूट गया। ठीक है, अगर कर्ण की बात करो, अर्जुन की बात करो तो वहां पर भी स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने क्या करा? मछली की आंख पर निशाना लगाया। ठीक है, तो वहां पर क्या सभी राजा इस लायक थे क्या? नहीं थे बेटा। तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा जो योग्य नर होता है वो नर क्या करेगा बेटा? वो मादा के साथ क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये सभी नर उसके पीछे तो जाते हैं लेकिन जो सबसे हष्टपुष्ट सबसे ज्यादा लायक होगा वही मादा के साथ रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों बेचारे क्या करते हैं बेटा? प्रजनन क्रिया के बाद ये क्या करते हैं? वापस से मृदा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नेचुरल फ्लाइट या प्रजनन क्रिया हुई बेटा, उसके बाद ये जो नर और मादा है ये दोनों वापस कहाँ चले जाते हैं? मृदा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मृदा में। और वहां पर ये अपनी नई जो इसकी फैमिली है या फिर इनकी नई जो हम कह सकते हैं इनका परिवार है उसकी स्थापना करने में लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मादा जो है वो प्रजनन के कुछ समय बाद ही अंडे देना स्टार्ट कर देती है और वो हर 1 सेकंड में 1 अंडा देगी। ठीक है, तो अब उसके लिए कोई जगह तो चाहिए ना बेटा, तो इसीलिए क्या करते हैं? वापस मृदा में चले जाते हैं। और यही कारण है कि जो आप चींटियां देखते हैं बारिश के टाइम पर, शाम को तो वो उड़ते हुए दिखती हैं, अगले दिन देखते हो तो चींटियां तो गायब और सिर्फ पंख दिखते हैं। ठीक है, तो वो अपने पंख गिराकर कहाँ चली जाती है? मृदा में चली जाती है। ठीक है, तो ये मृदा में वापस चले गए। अभी भी ये क्या है बेटा? नर और मादा ही है। ओके, और फिर ये क्या करते हैं बेटा? अंडे देना स्टार्ट करती है मादा। और जो नर है बेचारा वो क्या करता है? यहाँ पर जो मृदा है उस मृदा के अंदर इस तरह से
छोटे छोटे कोष बनाता है। ठीक है, इसके जो मुखांग है वो कैसे काटने और चबाने वाले हम जानते हैं, है ना। तो काटने व चबाने वाले मुखांग से मृदा के अंदर इस तरह से छोटे छोटे कमरे जो है वो बनाता है। ठीक है, ये जो कमरे हैं उसके अंदर मादा है वो क्या करती है बेटा, अंडे देती है। ठीक है, और ये जो हमारे कक्ष है इसको हम क्या बोलते हैं, नेप्चुअल कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, नेप्चुअल कक्ष कहते हैं। तो ये नेप्चुअल कक्ष के अंदर मादा क्या करती है, अपने अंडे देती है। ठीक है, इसके लिए याद रख लेंगे अपने अंडे कहाँ देगी बेटा, ये नेप्चुअल कक्ष में। और फिर जब ये अंडे देगी तो अंडे देने के बाद उनसे क्या निकलेंगे बेटा, बच्चे निकलेंगे। तो बच्चे लार्वा होंगे या निम्फ होंगे, ये बताओ। लार्वा होंगे। अभी हमने कहा इसमें अपूर्ण कायांतरण मिलता है, तो क्या मिलेंगे, निम्फ मिलेंगे। फिर गलत क्यों करते हो। ठीक है, क्या मिलेंगे बेटा, निम्फ मिलेंगे। तो ये जो अंडे निकले इन अंडों से क्या बनते हैं बेटा, निम्फ बनते हैं। और निम्फ जो है, अब ये निम्फ अलग अलग प्रकार में वापस विभाजित होंगे। कुछ निम्फ है, उस निम्फ से क्या बनेगा बेटा, श्रमिक बनेगा। क्या बनेगा, श्रमिक। कुछ निम्फ होंगे जिससे क्या बनेंगे बेटा, सैनिक बनेंगे। क्या बनेंगे, सैनिक। और बात करें कुछ निम्फ होंगे उससे क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे बेटा। शाही सदस्य कौन होंगे, ये दोनों। ठीक है, नर और मादा जो बने ये शाही सदस्य होंगे, शाही सदस्य इससे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, निम्फ जो है वो दो भागों में विभाजित होगा, या तो सैनिक बनेंगे या श्रमिक बनेंगे। अगर बात करें श्रमिक की, तो श्रमिक बनने के लिए लगभग 5 से 6 माह का समय लगता है। कितने माह का, और सैनिक बनने के लिए लगभग 1 से 2 साल का समय लगता है। कितने साल का, 1 से 2 साल का समय लगता है। तो अब बताओ मेरे को, अगले साल वापस बारिश होगी तो क्या सैनिक तैयार हो गए क्या, 1 से 2 साल लगेंगे तो मुश्किल है। लेकिन ये जो श्रमिक है वो 5 से 6 माह में बन जाते हैं, वयस्क हो जाएंगे। तो इसीलिए अगले साल वापस कौन जाएगा, श्रमिक जाएंगे। कौन जाएंगे बेटा, श्रमिक। तो इसीलिए वापस ये जो श्रमिक है वो अगले साल क्या करते हैं, वापस बारिश के समय पर अपने पंख लेकर वापस जमीन से बाहर आते हैं। सैनिक यहीं पर रह जाएंगे बेटा। और इससे याद रखना है कि हमारे जो नर और मादा थे, कौन थे बेटा, नर और मादा जो थे, उनको ये सभी जो हमारे सैनिक और जो सभी हमारे श्रमिक है, ये मिलकर इनको क्या बनाते हैं बेटा, राजा और रानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, राजा और रानी बनाते हैं। इनकी ताजपोशी होती है, इनको ताज पहना दिया जाता है कि तुम इन सभी जो यहाँ पर श्रमिक है, जो भी जितने भी सैनिक हैं, उन सभी के क्या हो, माता पिता हो। क्या हो, माता पिता। इसीलिए तुम ही करता धरता हो, इसीलिए तुम्हें नर मादा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, राजा और रानी कहेंगे। तो ये तो हो गए शाही सदस्य। ठीक है, और जो निम्फ बने उससे श्रमिक और सैनिक बन जाते हैं। याद रखने वाली जो चीज है वो देख लो बेटा, एक ही चीज याद रखनी है, नेचुरल फ्लाइट जो है वो किसके अंदर मिलती है, सामाजिक कीट में दीमक और मधुमक्खी। दूसरा याद रखना बेटा, ये अपने अंडे जो है वो किसके अंदर देते हैं, नेचुरल कक्ष के अंदर देते हैं। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया पूरा अच्छे से, तो इसको बना लो। हाँ बेटा, हाँ तो ये यहाँ पर सिर्फ जो नर और मादा एक एक जोड़ा जो बनेगा ना, सिर्फ उनके बीच में निषेचन होगा। जो ये नर और मादा बाहर निकलेंगे वो कौन सी प्रजाति के होंगे, श्रमिक होंगे। मतलब सैनिक नहीं होंगे, शाही सदस्य नहीं होंगे, क्या होंगे, ये श्रमिक होंगे। तो एक नर और एक मादा, उनके बीच में निषेचन क्रिया होगी। ठीक है, और निषेचन क्रिया के लिए क्या करते हैं, नेचुरल फ्लाइट यूज करते हैं। बस ये चीज, ठीक है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से जीव उपस्थित है? मनुष्य है या पादप है या फिर कीट है? कौन है? कीट। ठीक है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रजातियां पाई जाती है वो किसकी है? कीटों की है बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा यही है। और जिस दिन इन्होंने ओवरटेक कर लिया पूरी पृथ्वी को, उस दिन ना तो इंसान बचेंगे ना पादप बचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा समझ जाओ, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हो उसको कम करो। ठीक है।
क्योंकि हमारे जो पिछले साल हुआ था ना बेटा, अमेजोन के जंगल जल गए थे, याद है क्या? जो सबसे बड़े जंगल है विश्व के, उसमें आग लग गई थी। वहां पर पानी जो है उससे भी कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे पेड़ पौधे जल गए। दूसरा, जो हमारे सोमालिया और इधर का क्षेत्र है अफ्रीका का, वहां पर बारिश नहीं हुई, इस वजह से पिछली साल टिड्डियां आ गई, ठीक है। और उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया वो तुम जानते हो, नहीं जानते क्या? जानते हो क्या? कई ऐसे खेत, मतलब हर रोज ये चीज होती थी कि आज टिड्डियां हैं, वो किस जगह पर बैठने वाली, ठीक है। पूरे राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो हाई अलर्ट पर था कि जिस जगह पर टिड्डियां बैठ गई उस जगह जाकर उनको कंट्रोल करो, नहीं करोगे तो ना जाने कितने हेक्टेयर का एरिया है वो साफ कर देगी, ठीक है। जिस जगह पर भी बैठ गई उस जगह पर कुछ भी नहीं बचता, एक डंठल नाम की चीज नहीं बचती थी, ठीक है। पेड़ है तो पेड़ों की सारी पत्तियां गायब, कपास की फसल है तो छोटे छोटे डंडे बचते, बाकी पूरे फसल जो है वो फसल ही खत्म, कुछ ही नहीं बचता। इतनी बड़ी कपास की फसल है, सुबह आप जाकर देखो इतने से डंठल बचे हुए जमीन के पास और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना नुकसान करने की ये ताकत रखते हैं। और जब तक इंसान ये नहीं समझेगा, इस चीज को समझेगा नहीं कि इस पृथ्वी पर उसके अलावा भी दूसरे जीव रह रहे हैं, तब तक उसका भला नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आपके आसपास मनुष्यों के अलावा दूसरे जीव भी हैं तो उनसे प्रेम करना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कुत्ता दिख गया तो उसको लात मार के भगा दी या पीछे लेके भाटा लेके दौड़ने लगी उसके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो भी जीव है। या सांप दिख गया तो उसको मार ही दिया बेचारे को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको हैंड ओवर कर दो, उनको दे दो, बेचारा वो भी जिएगा कहीं। सबसे ज्यादा शिकार तुमने किसका किया? खरगोश। मच्छरों का किसका किया? मच्छरों का। तो बेचारे मच्छर भी तो जीव हैं। बिल्कुल सही। मच्छरों के काटने से याद है बेटा, डेंगू जो है वो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। कुछ चीजों का याद रखना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है वो बता दूं। पहला तो बेटा अपने आसपास जहां पर भी रहते हो उस जगह साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। पोछा पता है क्या होता है? पोछा लगाना, तो पोछा लगाया करो, ठीक है। पोछा लगाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक डिटॉल नाम की लिक्विड आती है ना, डिटॉल आता है या फिर फिनाइल आता है, तो एक छोटी सी डिटॉल की शीशी ले आना, ठीक है। एक ढक्कन चाहिए आपको, एक मग्गे 2 मग्गे के अंदर, और उससे पोछा लगाया करो, तो उससे क्लीनलीनेस आपके आसपास साफ सफाई रहेगी। दूसरा, जिस पानी से आप नहाते हो उसके अंदर अगर नीम की पत्तियां डाल दो 4-5 भी, और उससे ना हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज, हर कहीं का पानी नहीं पीना, ठीक है, क्योंकि डेंगू जो है वो होता तो मच्छर के काटने से, लेकिन फैलता किससे? गंदे पानी से। किससे फैलता है? गंदे पानी से। इसीलिए पानी जहां पर भी पीना है बेटा, वो या तो कोचिंग के आसपास, ठीक है, मतलब अपने कोचिंग के अंदर ही पियो, या फिर बाहर कहीं जाते हो तो इधर उधर हर कहीं का पानी नहीं पीना है, उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। ऐसा नहीं जा रहे हो रास्ते में कोई चाय की दुकान दिख गई वहीं से पानी पी लिया, फिर आगे चले गए समोसे वाला दिख गया वहां भी पानी पी लिया, तो इन चीजों को अवॉइड करो। मुझे पता है पानी पीना जरूरी है, लेकिन गंदा पानी जो है वो पीना आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हर कहीं का पानी नहीं पीना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और तीसरा जो ध्यान रखना है बेटा, वो आपके खाने का ध्यान रखना है, ठीक है। खाने के अंदर फ्रूट्स को इंक्लूड करना सीख लो, ठीक है। खाने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए आपके फ्रूट्स, ठीक है। कोई भी फ्रूट हो, चाहे केले खाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप एप्पल लेके आओ 100 रुपए किलो, कोई जरूरी नहीं है। 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो केले लेके आ जाओ, तो दिन में कम से कम 2 केले तो खाया कर, ठीक है। तो फ्रूट्स जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रूट्स खाना आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। और अगर ये लगता है कि नहीं सर आप तो बकवास करते हो, तो बेटा एक चीज बता दूं, पढ़ने के लिए पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक पढ़ा भी नहीं जा सकता और पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलता, ठीक है। तो इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो। 3-4 दिन छोड़ के मत नहाया करो, रोज नहा के आया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्दियां स्टार्ट हो गई तो हम नहाना छोड़ दिया, ठीक है, रोज नहाना है। चलो लिख लिया आप तो ये बात हो गई। एक साल में कितनी हुई बेटा, खुद ही बता दो मेरे को, कितनी पीढ़ी हुई? 1 पीढ़ी, ठीक है। तो जो लिखा है उसके नीचे एक लाइन में लिख लो
एक साल में एक पीढ़ी पूर्ण होती है। एक साल में एक पीढ़ी पूर्ण होती है। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद कुछ खास बातें करनी है बेटा, वो देख लें। पहली इसके अंदर चीज जो है वो हमें देखनी है कि दीमक जो है वो बहुभक्षी कीट है, हम समझ चुके, पढ़ चुके। लेकिन अगर हम बात करें दीमक का जो सर्वाधिक प्रकोप है या फिर सर्वाधिक क्षति जो है, वो क्षति किसके अंदर होती है बेटा? अनाज वाली फसलों में। किसके अंदर होती है बेटा? अनाज वाली फसलों के अंदर इसकी सर्वाधिक क्षति होती है। और अनाज वाली फसलों में भी बात करें तो सर्वाधिक किसके अंदर होगी बेटा? गेहूं के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? गेहूं के अंदर। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे बेटा, इसके अंदर कौन सी सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था, कौन सी बात करेंगे बेटा? सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था। तो अब मुझे बताओ बेटा, इसकी जो सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था है वो कौन सी होगी? वयस्क होगी या निम्फ होगा? वयस्क होगा, क्योंकि निम्फ के तो बेचारे के अभी तक दांत पूरे ढंग से नहीं बने, वो तो 5 से 6 महीने बाद बनेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना बेटा, सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था क्या होती है इसकी? वयस्क होती है। ठीक है, इसके अंदर निम्फ मत करके आना। ठीक है, दूसरी चीज याद रखें कि ये जो हमारा दीमक है, उस दीमक की सर्वाधिक जो क्षति होगी, उस क्षति के लिए हमें क्या याद रखना है बेटा? समय याद रखना है। ठीक है, इसकी क्षति का जो समय है वो सर्वाधिक कब से स्टार्ट होता है बेटा? जुलाई से स्टार्ट होता है। कब से होगा? जुलाई से लेकर कब तक होता है? अक्टूबर तक। कब तक होगा बेटा? अक्टूबर। तो जुलाई से अक्टूबर जितना खपरा बिटल का हो रहा था, उसी के अंदर इसका सर्वाधिक नुकसान जो है वो मिलता है, क्योंकि उस समय पर लकड़ियों के अंदर नमी होगी और जिस चीज में नमी है उसको खाना आसान होता है। ठीक है, अगर आपको सूखी सूखी चीजें खिलाती रहूं तो आप क्या खा सकते हो क्या आराम से? नहीं, आपको अच्छी चीज चाहिए, उसके अंदर थोड़ा रस होना चाहिए। तो जो हमारा ये जुलाई से अक्टूबर का समय है, उस समय पर बारिश होती है, इसीलिए जो लकड़ियां हैं या पादप है उनके अंदर ज्यादा पानी होगा, तो उसको नुकसान पहुंचाना इनके लिए क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें बेटा, कौन से पादप भाग को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? ठीक है, तो पादप भाग जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है वो कौन सा है बेटा? जड़ है। कौन सा है? जड़। तो याद रखना, जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले 2 कीट हमारे कोर्स में है। कौन कौन से? एक तो सफेद लट और दूसरा कौन सा है? दीमक। जो सर्वाधिक क्षति किसको पहुंचाती बेटा? जड़ों को। तो दोनों का नाम याद रख लो, एक तो दीमक है और एक इसके अलावा कौन सी बेटा? सफेद लट है। ठीक है, सफेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होलोट्रिकिया कॉन्सिन्गुइनिया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात कर लें, ये जो हमारा दीमक है इसके लिए हमें याद रखना है एक तो तापमान। कौन सा याद रखना बेटा? तापमान। और एक याद रखना है हमें नमी या आर्द्रता। ठीक है, तापमान की बात कर ले तो लगभग इसके लिए उपयोगी तापमान जो है वो कितना है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बेटा? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आर्द्रता की बात कर लें तो लगभग आर्द्रता है वो 8 से लेकर हमारे पास 25% तक की आर्द्रता हो सकती है। तो हमारी सभी फसलें जिसके अंदर 8 से 25% तक की आर्द्रता है उसके अंदर नुकसान पहुंचाएगी, और तापमान अगर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भी नुकसान होगा। तो इसके लिए याद क्या रखें बेटा? तापमान कैसा है? अधिक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो नुकसान है वो अधिक तापमान। और दूसरा अगर नमी की बात करें तो हम कह सकते हैं कम आर्द्रता के अंदर होता है। क्या ऐसा कोई कीट देखा क्या अभी तक? सोच के बताओ, ऐसा कीट जिसका प्रकोप अधिक तापमान और कम आर्द्रता में भी हो सकता हो? खपरा बीटल। कौन सा देखा बेटा? खपरा बीटल। तो ये जो दीमक है उसका भी प्रकोप अधिक तापमान और कम आर्द्रता के अंदर हो सकता है। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा ये, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किसको टिक करोगे? दीमक को या फिर उसको खपरा बीटल को? खपरा बीटल। किसको करोगे? खपरा बीटल, क्योंकि बेटा खपरा बीटल जो है वो लगभग 2.5% की आर्द्रता तक नुकसान पहुंचाता है और
अगर बात करें इसकी तापमान की तो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, लिखा है ना हमने ये। तो इसीलिए सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम आर्द्रता किसके लिए? खपरा बीटल के लिए। तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है? खपरा बीटल को देना है। क्लियर है चीज? तो ये लिख लिया, लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे हम इसके अंदर। चलो बेटा लिख लिया? ओके, क्वेश्चन लिखे। निम्न में से वह कीट, निम्न में से वह कीट निम्न में से वह कीट जिसका आक्रमण, निम्न में से वह कीट जिसका आक्रमण अधिक तापमान व जिसका आक्रमण अधिक तापमान व कम आर्द्रता में होता है, अधिक तापमान व कम आर्द्रता में होता है। ऑप्शन लिखे बेटा, सफेद लट, दूसरा लिखे खपरा बीटल, तीसरा लिखे कातरा, और चौथा लिखे इसमें दीमक। तो क्या लिखोगे? खपरा बीटल। तो खपरा बीटल को टिक करो। अब इसके बाद क्वेश्चन यही है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ऑप्शन लिखना वापस से, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन लिखो सफेद लट, सेकंड लिखे हेलिकोवर्पा, पहला सफेद लट, दूसरा हेलिकोवर्पा, तीसरा लिखे बेटा बेर फल मक्खी, बेर की फल मक्खी, बेर की फल मक्खी, और चौथा लिखे इसमें दीमक। ठीक है, तो अब आंसर क्या जाएगा? दीमक जाएगा। तो इसीलिए आपके ऑप्शंस जो है उन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। अगर दीमक और खपरा बीटल दोनों दिया है तो क्या करोगे? खपरा बीटल। और अगर खपरा बीटल नहीं दिया है तो क्या करोगे? दीमक करोगे। ठीक है, चलिए लास्ट बात कर ले बेटा इसके नियंत्रण के बारे में। तो नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लॉजिकल पॉइंट है वो बात करेंगे। पहला तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? गहरी जुताई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? गहरी जुताई की जा सकती है, क्योंकि अगर खेत के बीच में कहीं पर भी टर्मेटोरिया बन गया है तो हम वहां पर हल के द्वारा क्या कर सकते हैं? टर्मेटोरिया को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है बेटा कि हमें कच्ची गोबर की खाद उपयोग नहीं करनी है। क्या नहीं करने बेटा? कच्ची गोबर की खाद, या फिर इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? FIM। ठीक है, तो कच्चे गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि गोबर की खाद जो है बेटा, अगर उसके अंदर वो कच्ची है, मतलब अभी तक वो अच्छे से सड़ी नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी पादप थे वो सारे के सारे पादप जो है उसमें सेल्यूलोज अभी भी उपस्थित होगा, और जहां पर सेल्यूलोज है वहां पर
दीमक है, तो इसीलिए अगर हम कच्ची गोबर की खाद का उपयोग कर लेते हैं बेटा, तो इसलिए दीमक के लिए एक बहुत अच्छा भोजन वहां पर उपलब्ध हो जाता है। ओके, और ये वहां पर आक्रमण करती है। तीसरा हमें याद रखना है बेटा, हमें किसका उपयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट का। किसका उपयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए बेटा, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है ये बताओ पहले तो। केचुए की खाद। तो केचुए की खाद जो है बेटा वो बिल्कुल सड़ी हुई होती है, उसके अंदर सेल्यूलोज नामक जो तत्व है वो तत्व जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर कहीं दीमक का प्रकोप ज्यादा है तो आप FIM की जगह किसका उपयोग करो, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करो। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए फिर इसके अंदर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है बेटा, हमारा रसायन। ठीक है, जो रसायन हम यहाँ पर उपयोग करते हैं वो कौन सा है, क्लोरपायरिफॉस। कौन सा बेटा, क्लोरोपायरिफॉस जो है बेटा, इसके लिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिए दीमक के नियंत्रण में उपयोगी रसायन कौन सा है, क्लोरोपायरिफॉस। ठीक है, एक बार इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया, क्लोरोपायरिफॉस निम्न में से किस कीट के नियंत्रण हेतु काम आता है, तो आंसर क्या गया, दीमक। ठीक है, तो क्लोरपायरिफॉस का उपयोग करते हैं बेटा। क्लोरपायरिफॉस से हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं बीज उपचार। क्या कर सकते हैं बेटा, बीज उपचार। दूसरा इससे हम क्या कर सकते हैं, मृदा उपचार। ठीक है, तो आप चाहे बीज उपचार करें चाहे मृदा उपचार करें, दोनों चीजें कर सकते हैं किससे, क्लोरपायरिफॉस से। और क्लोरपायरिफॉस की एक खास बात हो रही है बेटा कि ये दीमक के अलावा जो मृदा में रहने वाले प्यूपा है, ठीक है, जैसे कातरा के हो गए या सफेद लटके हो गए, उनका भी नियंत्रण करता है। ठीक है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि क्लोरोपायरिफॉस से जब आप मृदा उपचार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज होती है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं, सिंपल सा है, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक रसायन है उसके बारे में आपको याद रखना है। और एक ये पॉइंट याद रखना है कि कच्ची गोबर की खाद जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। चलो लिख लिया गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा अगला कीट बेटा। नेक्स्ट हमारा जो कीट है वो क्या है, मस्टर्ड एफिड। कौन सा है बेटा, मस्टर्ड एफिड। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरसों का मोइला। क्या कहते हैं बेटा, सरसों का मोइला। ओके, चलिए इसके बारे में बात कर ले। आपको यहाँ दिख रहा है क्या, ये जो है ये क्या है, सरसों का मोइला है। इसके अंदर हम बात कर सके, इसके जो एंटीना है वो अलग है, इसकी जो शरीर है वो कौन से रंग का दिख रहा है आपको, हल्के हरे रंग का दिख रहा है क्या, जैसी नीचे पत्ती है बिल्कुल वैसा शरीर है। ठीक है, तो हल्के हरे रंग का शरीर होता है। बात कर ले हम इसके लिए सबसे पहले, तो ये जो हमारा कीट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिपेफिस एरिसाइमी। क्या बोलते हैं, लिपेफिस एरिसाइमी। ठीक है, और दूसरा बात करें बेटा कि इसके अंदर इसका गण और इसका कुल जो है वो क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसका जो गण है वो कौन सा है बताओ। अभी पिछली क्लास में मैंने 3 कीट बताए थे, एक तो सरसों का मोइला, एक सफेद मक्खी और एक मिलीबग। तीनों कौन से गण के कीट है, किसके बेटा, हेमिप्टेरा के। किसके, हेमिप्टेरा। अब ये हेमिप्टेरा के, तो हाइमेनोप्टेरा का कौन है बेटा, मधुमक्खी। कौन है, मधुमक्खी। हाँ, तो मधुमक्खी हाइमेनोप्टेरा का है, ये किसका है, हेमिप्टेरा का है ना। तो ये दोनों जो है वो कंफ्यूजिंग है, याद रखना अच्छे से, एग्जाम में गलत मत करना। मधुमक्खी किसका है, हाइमेनोप्टेरा। कुल की बात करें बेटा तो इसका नाम क्या है, एफिड। क्या नाम है, एफिड। तो इसी से याद रखना कौन सा है, एफिडिडी। कौन सा है बेटा, एफिडिडी। इसका क्या हो गया, कुल हो गया। ठीक है, फिर बात करें इसके अंदर हम कायांतरण की,
तो इसके अंदर कायांतरण कैसा मिलेगा? बताओ, सोच के बताओ। अपूर्ण मिलेगा या पूर्ण मिलेगा? अगर डाउट है तो हमको खिलाड़ी याद कर लेना है। खिलाड़ी के अंदर पूर्ण है, उसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इसके अंदर कायांतरण कैसा मिलेगा बेटा? अपूर्ण मिलेगा। अपूर्ण के अंदर जीवन काल में कितनी दशाएं मिलेगी इसकी? 3। एक तो क्या होगा? अंडा। दूसरा क्या होगा? निम्फ। और तीसरा क्या होगा बेटा? वयस्क होगा। ठीक है। हाँ, दूसरे में इसीलिए अपूर्ण लिखा ना। खिलाड़ी के अंदर तो पूर्ण पूर्ण है, इसके अंदर अपूर्ण होगा। फिर बात करें बेटा इसके मुखांक की, तो इसके अंदर मुखांक कैसे मिलेंगे बताओ? हेमिप्टेरा गण के कीट हैं, सफेद मक्खी, मोइला और मिलीबग। कैसे मुखांक मिलेंगे? वेरी गुड। कैसे मिलेंगे? चुबाने व चूसने वाले। कैसे मिलते हैं बेटा? चुबाने व चूसने वाले मुखांक जो है इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है। ये चीज जो है बेटा वो आपके क्लासिफिकेशन से जुड़ी हुई है। अगर आपने क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो इन चीजों में कहीं पर भी आप गड़बड़ नहीं करोगे कभी भी। ठीक है। और अगर अभी भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है समझने में कि इसके अंदर कौन सा मुखांक है, कायांतरण किस प्रकार का होगा, तो आप एक बार वापस क्लासिफिकेशन को पढ़ लो। ठीक है। नहीं समझ में आता मेरे को वापस बता देना, मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार वापस उस चीज को पढ़ना, याद आ जाएगा अच्छे से। कायांतरण है वो किससे जुड़ा हुआ है? गण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मुखांग है वो भी किससे जुड़े हुए हैं? गण से जुड़े हुए हैं, वो मैंने लिखा है अलग से। ठीक है। और लार्वा की बात करें, अगर लार्वा किसी में है वो भी गण से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको गण याद है तो आप 3 क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो। उसमें मुखांक कैसा मिलेगा, उसका लार्वा क्या कहलाएगा, और उसमें कायांतरण कैसा हो। ठीक है। तो इसीलिए गण याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लें इसकी क्षति के लिए। तो क्षति के लिए याद रखनी है 2 चीजें। पहला कि ये किस प्रकार का हमारा कीट है बेटा? एकल भक्षी कीट है। कैसा भी कीट है बेटा? ये एकल भक्षी कीट होता है। कारण क्या है बेटा? हमने इसे क्या कहा? सरसों का मोइला। तो ये किसमें लगता है? सरसों वर्गीय फसलों में। मतलब जितनी भी हमारी कौन से कुल की है? सरसों के कुल की। तो सरसों का कुल कौन सा है बताओ? सरसों कौन से कुल की पौधा है? क्रूसीफेरी। किसका है बेटा? क्रूसीफेरी। तो ये क्रूसीफेरी कुल की जो फसलें हैं उन फसलों के अंदर लगता है। जैसे सरसों आ गई, या फिर मूली आ गई, या फिर आपके गोभी आ गई। ठीक है। ये सारी सरसों वर्गीय फसलें हैं, उन सभी के अंदर इसका नुकसान होता है। ठीक है। चलिए अब हमने बात करी बेटा इसके अंदर 3 इसकी क्या है अवस्थाएं? अंडा, निम्फ और वयस्क। ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्षतिकारक अवस्था कौन सी होगी? यहीं पर याद कर लो। क्षतिकारक अवस्था जो है वो अवस्था कौन सी होगी बेटा? इसकी 2 अवस्थाएं होंगी। एक तो कौन सी होगी? निम्फ, वो भी नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी कौन सी होगी? वयस्क, ये भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक क्षति कौन पहुंचाता है, तो सर्वाधिक क्षति वयस्क पहुंचाता है। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए यही याद रखना है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो आपने रेगिस्तानी टिड्डा पढ़ा, सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था क्या थी? वयस्क था, उसमें भी अपूर्ण कायांतरण था ना। ठीक है। दूसरा हमने बात करी खपरा बीटल की। ठीक है। खपरा बीटल में भी सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी थी? वयस्क थी। इससे पहले अभी कीट पढ़ा हमने दीमक, उसमें भी सर्वाधिक क्षतिकारक कौन था? वयस्क। और एफिड या सरसों का मोइला में भी सर्वाधिक क्षतिकारक वयस्क है। तो आप एक काम करना, छोटा सा कीटों का नाम लिखा हुआ है तो कीटों का एक लाइन में सबका नाम लिखना और उसके अंदर लिख लेना सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था। ठीक है। हमारा जो खपरा बीटल है उसके लिए तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और उसके अंदर सर्वाधिक क्षतिकारक भी नहीं दिया। एग्जामिनर ने वहां पर हमें बेवकूफ बनाया। क्या करा उसने? क्वेश्चन पूछा खपरा बीटल की क्षतिकारक अवस्था है अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अब बताओ क्या करोगे? हमें तो पता है क्षतिकारक अवस्था दोनों है, लार्वा भी है और वयस्क भी है, हम जानते हैं। लेकिन हमको वहां दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिए, तब क्या करेंगे? बस हमारा आंसर आ गया और वही आंसर उन्होंने सही माना। क्या माना उन्होंने? वयस्क। तो इसलिए हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर किसी की क्षतिकारक अवस्था दोनों है तो उस समय पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अगर अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं
तो एक टिक करना पड़ेगा, और दोनों एक ही ऑप्शन में देख रखे हैं तो फिर हमें दोनों करने, ठीक है, इस तरह से हमको टिक करना होगा। चलो लिख लिया इसको, लिख लें जल्दी से। चलो लिख लिया। अब तो पड़ोसी से संपर्क करें। अब चलिए, अब इसके बाद एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा? पहाड़ों से है। किससे है? पहाड़ों से। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बनाया है? पहाड़ बनाया है। कहां से बनाया है? पहाड़। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये जो पहाड़ है वो कौन सा है? हिमालय है। कौन सा? हिमालय। अब यहाँ से इस पहाड़ से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब, हरियाणा, और इधर कौन आ गया? राजस्थान। कौन आ गया? हमें तो इसी की बात करनी है। ठीक है, तो राजस्थान जो है उसमें भी ज्यादातर क्षेत्र कैसा है? समतल है, क्योंकि बेटा यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान में पहाड़ होंगे क्या? नहीं है। तो राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र जो है वो कैसा है? समतल है, पहाड़ नहीं है। बस अरावली वाला जो क्षेत्र है जो जा रहा है वो पहाड़ वाला या पर्वत वाला है। इसके अलावा सभी क्षेत्र है वो कैसे बेटा? समतल है। और ये जो है हमारे पहाड़ और जो हमारे भूमि है, ये दोनों हमें बताती है कि ये जो महिला है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे बेटा, राजस्थान में जब हम क्या लगाते हैं? सरसों लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? तो कौन सी ऋतु में लगाते हैं? खरीफ में तो नहीं लगाते ना। कब लगाएंगे? रबी में। अभी बुआई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें, सरसों जो है इसको कब लगाया जाता है बेटा? रबी ऋतु में। कब लगाया जाता है? रबी ऋतु में। रबी ऋतु स्टार्ट कब से होती है? अक्टूबर से। ठीक है, और खत्म कब होती है? वेरी गुड, हम मार्च मान लेते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में खत्म होती है, तो अक्टूबर से मार्च तक ये हमारी रबी ऋतु रहती है। ओके, अब आप सरसों जब लगाते हैं तो सरसों का मोइला कहां पर आता है? सरसों पे आएगा ना। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि सरसों पर ये जो कीट है वो कब आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका जो आगमन है, मतलब ये आता कब है? तो कब आएगा बेटा? अक्टूबर में आता है। कब आता है? ओके, और वापस हम बात करें इसकी जो विदाई होती है या वापस ये जाता है, ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं, इसकी विदाई लिख देते हैं। विदाई कब होती है इसकी? मार्च में होती है। कब होती है? मार्च में। ठीक है, तो हम इसको मार्च की जगह फरवरी मार्च भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह सरसों अगर जल्दी लगाई है तो वो फरवरी में कट जाती है, तो फरवरी मार्च में ये वापस चला जाता है। ठीक है, हाँ फसल बोने के बाद हाँ, फसल बोने के बाद ही आ, जैसे फसल 10-15 दिन की हुई, जमीन से बाहर निकली और उसके बाद इसका प्रकोप होना स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में इसलिए नहीं दिखता बेटा, कारण क्या है कि ठंड यहाँ से स्टार्ट होती है हिमालय से, तो वो पहले पंजाब हरियाणा की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अक्टूबर की जगह लगभग नवंबर के समय पर वो आते हैं। ओके, तो ये हमारा कारण होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं बेटा कि हमने ये चीज यहाँ राजस्थान के लिए समझ ली कि राजस्थान में सरसों कब लगाई? रबी ऋतु में। कब से स्टार्ट होगा? अक्टूबर से मार्च तक। और ये जो हमारा कीट है वो कब आता है? अक्टूबर के समय पर राजस्थान के अंदर आने लगता है, और वापस कब चला जाता है बेटा? फरवरी मार्च में चला जाता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारे हिमालय या पहाड़ है, ओके, यहाँ से मार्च से आगे कर लो बेटा, तो यहाँ पर हिमालय के अंदर हम कहें आगमन, या फिर ये वापस कब आते हैं? तो अप्रैल में आते हैं। कब आते हैं बेटा? अप्रैल में। और वापस यहाँ से इनकी जो विदाई होती है वो कब होगी? सितंबर अक्टूबर में होगी। कब होगी बेटा? सितंबर अक्टूबर में होगी। ठीक है, कारण क्या है वो समझ लो। ये जो हमारा कीट होता है इसको ठंडक चाहिए। क्या चाहिए? ना तो बर्फ चाहिए ना गर्मी चाहिए। ठीक है, पहाड़ों पर अभी बर्फ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ही ठंडा माहौल है, तो इतनी ज्यादा ठंडक इनके लिए अच्छी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होता है, बर्फ गिरना स्टार्ट होती है, ठंडक ज्यादा होती है, तो ये बेचारे वहां से क्या करते हैं? नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ गए राजस्थान की तरफ। तो अक्टूबर में ये कहाँ आ गए बेटा?
राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं फरवरी मार्च की, जिस समय पर आप होली जलाते हैं, तो क्या उस टाइम भी ज्यादा सर्दी रहती है क्या? नहीं, कम हो जाती है। तो अब यहाँ गर्मियां बढ़ने लग गई, तो ये वापस मार्च में क्या करते हैं बेटा, ये वापस पहाड़ों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर बात करें अप्रैल में यहाँ आ गए, तो हमारे यहाँ तो भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन हिमालय की तरफ की बात करें तो वहां ठंडक होने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम कौन सी फसल लगाते हैं, गोभी की। किसकी लगाते हैं? गोभी की। तो ये गोभी पर रहने लग जाएगा। ओके, फिर वापस जब सितंबर अक्टूबर में गोभी हार्वेस्ट हो गई, तो फिर ये वापस जो है ज्यादा ठंड से बचने के लिए वापस कहाँ आ जाता है, राजस्थान की तरफ आ जाता है। तो ये इसका क्या है बेटा, एक चक्र चलता है पूरा का पूरा, वो हमें ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में चलता है, पहाड़ों के बीच में और समतल जमीन के बीच में चलता है। किसके कारण? तापमान के कारण। ओके, अगर तापमान यहाँ पर बहुत कम होने लग गया तो ये समतल जमीन की तरफ आ जाएगा, और समतल जमीन पर तापमान बढ़ने लग गया तो वापस कहाँ चला जाएगा, हिमालय की तरफ। तो इस तरह से पूरे साल भर इसका चक्र है वो चलता रहता है। किस तरह से होगा वो हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसको बनाना है तो बना लो।